शरीर की इतनी भयानक ताकत, सामान्य लोग तो ऐसी ताकत के आगे निश्चित रूप से चूर चूर हो जाते। ये किंगटांग ने छेद में मौजूद चांदी जैसे बालों वाले आदमी को घूर कर देखा। ये किंगटांग को पूरा यकीन था कि वो आदमी मर चुका है। हालांकि वो अभी भी उत्सुक थी, लेकिन वो किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी और उसने वहां से जाने का फैसला किया। हालांकि जब वो मुड़ने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र उस आदमी की उंगली पर मौजूद लाल रंग की अंतरिक्ष चिन्ह वाली अंगूठी पर पड़ी। ये किंगटांग तुरंत गड्ढे में कूद गई और उस आदमी की ओर चल पड़ी। चूंकि आप गुजर चुके हैं, इसलिए अंतरिक्ष वलय के अंदर की चीजें आपके लिए बेकार हो जाएंगी। क्यों न मैं इन्हें आपके लिए रख लूं? बदले में मैं आपके शरीर का अच्छे से अंतिम संस्कार जरूर करूंगी, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो क्या मैं मान लूं कि आप सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, ये किंगटांग ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर वो नीचे बैठ गई और उसका स्पेस रिंग लेने ही वाली थी। तथापि धमाका! जिस व्यक्ति में सांस लेने या हिलने डुलने की कोई क्षमता नहीं थी, उसने अचानक ये किंगटांग का हाथ पकड़ लिया। ये किंगटांग ने भागने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उस आदमी की हथेली एक विशाल पहाड़ की तरह थी जिसने उसे जकड़ रखा था। उसने कितना भी संघर्ष किया, वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। आप मरे नहीं हैं? तो फिर यह गलतफहमी थी। मुझे लगा था कि आपका निधन हो गया है। अगर मैंने आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई हो, तो कृपया समझें, ये किंगटांग ने तुरंत स्पष्ट किया। इसके बाद ये किंगटांग ने उस आदमी की ओर दोबारा देखा। उस आदमी की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके शरीर से सांस निकल रही थी। क्या वो अभी भी कोमा में है? ये किंगटांग ने आह भरी, ये सोचकर कि वो आदमी जाग गया है और उसके इस कृत्य से नाराज है। तब ये किंगटांग को एहसास हुआ कि वो बेवजह चिंता कर रही थी। चांदी जैसे बालों वाला वो सुंदर व्यक्ति होश में नहीं आया। ये किंगटांग ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा जो अभी भी कोमा में था। इतनी जोरदार ताकत से तो वो व्यक्ति मरा नहीं जिससे जमीन में गड्ढा हो जाए। उसके शरीर पर कोई चोट भी नहीं थी। ये किंगटांग हैरान रह गई। उस आदमी की ताकत कल्पना से परे थी। चूंकि वो व्यक्ति मरा नहीं था, इसलिए ये किंगटांग ने अब उसकी अंतरिक्ष अंगूठी लेने का इरादा नहीं किया। ये किंगटांग को अपने दुश्मनों को अपने वश में करने के बाद उनसे चीजें छीनना पसंद था। हालांकि वो किसी अजनबी की कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी दुर्लभ और कीमती क्यों न हो, कभी भी छीनने की कोशिश नहीं करती थी। वो कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं लेती थी जो उसकी न हो। अभी अभी ये किंगटांग को लगा कि वो आदमी मर गया है और उसे अंदाजा हो गया कि उसकी अंतरिक्ष अंगूठी के अंदर खजाने छिपे हैं। वह नहीं चाहती थी कि ये खजाने बर्बाद हों, और इसीलिए उसने उन्हें हासिल करने का इरादा किया था। ये किंगटांग केवल आह भर सकी क्योंकि वो उस आदमी की पकड़ से बच नहीं सकती थी, हालांकि वो अभी भी कोमा में था। ये किंगटांग ने उस आदमी को गड्ढे से बाहर खींच लिया। अचानक जिस हाथ ने ये किंगटांग को पकड़ रखा था, उसने उसे छोड़ दिया। हाथ छुड़ाने के बाद ये किंगटांग कुछ कदम पीछे हट गई। हम तो अजनबी हैं, इसलिए मैं अब चलती हूँ। ये किंगटांग मुड़ी और चली गई। कुछ कदम चलने के बाद वो वापस लौट आई। वो व्यक्ति अब बेहद कमजोर हो चुका था और कोई भी साधक उसे आसानी से मार सकता था। ये किंगटांग ने कुछ देर सोचा और उसे लगा कि यूं ही चले जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, खैर, तुम्हारी अंतरिक्ष अंगूठी छीनने का इरादा रखना मेरी गलती थी। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हारे जागने तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये किंगटांग उस आदमी के बगल में बैठ गई। इसके बाद ये किंगटांग ने अपने स्पेस रिंग से कुछ औषधीय दवा निकाली जो वो संप्रदाय से लाई थी। फिर उसने वो दवा उस आदमी के मुंह में डाल दी। ये किंगटांग ने देखा कि उस आदमी का मुंह सूख गया है, इसलिए उसने थोड़ा साफ पानी लिया और उसे पिलाया। ये किंगटांग ने लगभग 2 दिनों तक उस आदमी की देखभाल की। आखिरकार उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौट आई। भौंहों के बीच की लालिमा अब और भी स्पष्ट दिखने लगी। ये किंगटांग बहुत थक गई थी और उसने झपकी लेने का फैसला किया। हालांकि उसकी झपकी कुछ घंटों तक चली। तीसरे दिन की सुबह ये किंगटांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी नजरें एक ऐसी आंखों से मिलीं जो बेहद उदासीन और ठंडी थी। चांदी जैसे बालों वाला आदमी उसके सोते समय जाग गया। उसने ये किंगटांग को घूर कर देखा। ये किंगटांग के कुछ बोलने से पहले ही उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे बचा लिया। हाँ, मैंने देखा कि तुम आकाश से गिरे। मुझे जिज्ञासा हुई और मैंने देखा कि तुम मरे नहीं थे, इसलिए ये किंगटांग ने स्वाभाविक रूप से अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में रुचि को छिपा लिया। वो आदमी कुछ देर तक उसे घूरता रहा, जब तक कि वो उसकी निगाहों से घबरा नहीं गई। धन्यवाद, स्वागत है, लेकिन तुम बहुत जल्दी जाग गई। ये किंगटांग उठी और अब भी हैरान थी।
उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि उनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। हालांकि उन्हें ठीक होने में केवल 3 दिन लगे। हाँ, उस व्यक्ति ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तुम आसमान से कैसे गिरे? ये किंगटांग ने वो सवाल पूछा जो उसे कुछ दिनों से परेशान कर रहा था। जब उसने प्रश्न सुना तो रक्तचंद्र से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। अगर आप बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। ये किंगटांग जानती थी कि यह सवाल थोड़ा आपत्तिजनक था। कोई बात नहीं, मैं हत्या से भाग रहा था, उस आदमी ने एक रस स्वर में कहा। ये किंगटांग हत्या से भागना शब्दों के प्रति बहुत संवेदनशील थी। उसने अपने पिछले जीवन में 300 वर्षों तक हत्या से भागना जारी रखा था। जब वो सर्वोत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई, तब भी हर दिन अनगिनत लोग उसे जान से मारने की कोशिश करते थे। वो हर दिन डर में जीती थी और यह एहसास बिल्कुल भी सुखद नहीं था। तुम्हें कौन मारने की कोशिश कर रहा था? ये किंगटांग ने पूछा। क्या उस व्यक्ति ने शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के सर्वोच्च संप्रदायों को भी नाराज किया था? उसने उस आदमी को गौर से देखा और उसकी युद्ध क्षमता का अंदाजा नहीं लगा पाए। उसकी भयानक शारीरिक शक्ति को देखते हुए सामान्य संप्रदायों के लिए उसे मारना मुश्किल था, तो शायद ये किसी अतिशक्तिशाली संप्रदाय का काम था। सर्वोत्तम बुजुर्ग कौन? ये किंगटांग चौंक गई और उसे लगा कि उसने नाम गलत सुना है। सर्वोच्च बुजुर्ग, वो व्यक्ति भावहीन था और उसने अपनी बात दोहराई। परम गुरु। ये किंगटांग नाम सही सुनने पर हंस पड़ी। परम गुरु कई वर्षों से प्रकट नहीं हुए हैं। किसी को ये भी नहीं पता कि वे जीवित हैं या मृत। वे तुम्हारा पीछा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें लगता है कि तुम रक्तचंद्र संप्रदाय के स्वामी हो? हाँ, उस आदमी ने उदासीनता से कहा। तुम कौन हो? ये किंगटांग को लगा कि उसने फिर से कुछ गलत सुना है। आप ब्लड मून सेक्ट के स्वामी हैं। तो मैं कहूँ कि मैं पगोडा स्वॉर्ड मास्टर हूँ। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? ये किंगटांग ने हंसी रोकने की कोशिश की। नहीं, उस आदमी ने फिर भी ठंडे लहजे में जवाब दिया। ये किंगटांग उस आदमी के माथे पर बने नकली रक्तचंद्र को घूरते हुए सिरदर्द महसूस करने लगी। रक्तचंद्र संप्रदाय के प्रति वो आदमी कितना जुनूनी था। वह चाहे तो किसी का भी रूप धारण कर सकता था, लेकिन उसे खुद को सर्वोच्च रक्तचंद्र संप्रदाय का स्वामी कहना ही था। हालांकि ये किंगटांग कभी असली ब्लड मून लॉर्ड से नहीं मिली थी, लेकिन उसने ब्लड मून सेक्ट के एल्डर की भौहों के बीच रक्तचंद्र देखा था। जाहिर है, यह उस आदमी की भौहों के बीच रक्तचंद्र से अलग था। जब किसी साधक की क्षमता एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती थी, तो वह अपने रूप को स्थिर कर सकता था और हमेशा के लिए अपनी युवावस्था में रह सकता था। हालांकि अपने चरम काल में रक्तचंद्र स्वामी उतना ही प्रसिद्ध था जितना कि पैगोडा तलवार मास्टर और परम गुरु। अफवाहें कहती हैं कि वे कम से कम 1000 साल पहले मर चुके थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि किसी ने तुम्हारा पीछा करके तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। ये किंगटांग ने उसका मजाक उड़ाया। पब फ्यूचर एड्स यह संभव था कि उसका झूठ बहुत ही अतिवादी था और इससे कट्टरपंथी संप्रदायों को ठेस पहुंची हो। अगर ये किंगटांग भी हर किसी से ये दावा करती कि वो रक्तचंद्र की स्वामी है, तो लोग निश्चित रूप से उसका पीछा करेंगे और उसकी हत्या करने की कोशिश करेंगे। सफेद बालों वाला आदमी ये किंगटांग से बहस नहीं करना चाहता था। तुमने मुझे बचाया, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या चाहती हूँ? ये किंगटांग असमंजस में थी। बदले में कुछ, मुझे 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन चाहिए। क्या आपके पास हैं? ये किंगटांग मुस्कुराई। अभी नहीं। उस आदमी ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया। तो फिर तुम मुझे पैसे कैसे चुकाओगे? ये किंगटांग ने पूछा। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा, चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति ने कहा। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये किंगटांग ने अपने होंठ सिकोड़े। इतना जवान लड़का भी उसका मालिक बनना चाहता है? यह एहसान चुकाना नहीं बल्कि उसका फायदा उठाना था। क्या तुम्हें झूठ बोलने की इतनी आदत हो गई है? मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम रक्तचंद्र स्वामी हो? ये किंगटांग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी। कैसा रहेगा अगर, चूंकि तुम भी हत्या से भाग रहे थे और मैं भी, तो क्या हम शपथ लेकर भाई बन जाएं? ये किंगटांग मुस्कुराते हुए बोला। भाई? उस आदमी ने भौहें चढ़ा लीं क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई उसके साथ भाईचारे की शपथ लेने का साहस करेगा। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारी देखभाल कर रही थी, इसलिए मैं बड़ी बहन हूं और तुम छोटे भाई होगे। ये किंगटांग का चेहरा बेहद गंभीर था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो लड़की के साथ भाईचारे की शपथ लेने के लिए सहमत नहीं हुआ था। क्या अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझे पैसे वापस करना चाहते हो? चूंकि तुम्हारे पास श्रेष्ठ श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर नहीं है और तुम वादा करने को तैयार नहीं हो, तो चले जाओ।
मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। ये किंगटांग ने हाथ हिलाया। प्रतिज्ञा करो, उस आदमी ने कहा। अच्छा, ये किंगटांग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जल्द ही प्रतिज्ञा प्रक्रिया पूरी हो गई और ये किंगटांग उस व्यक्ति के बारे में विस्तार से जानना चाहती थी। इसे ले लो। उस व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक लाल टोकन निकाला और ये किंगटांग की ओर फेंक दिया। उसका हाथ धीरे से उसके माथे को छू गया। जैसे ही उसकी हथेली उसकी त्वचा को छुई, उसकी भौंहों के बीच एक लाल चांद चमक उठा। ये किंगटांग ने टोकन को पकड़े हुए और यह समझने की कोशिश करते हुए कि यह किस काम का है, कुछ भी नोटिस नहीं किया। भाई, यह क्या है? हालांकि कोई जवाब नहीं मिला। जब ये किंगटांग ने अपना सिर उठाकर चारों ओर देखा तो उसका सौतेला भाई बहुत पहले ही गायब हो चुका था। भाई, तुमने मुझे अपनी असली पहचान नहीं बताई, ये किंगटांग ने दांत पीसते हुए कहा। अगर उसे पता होता कि उसका भाई इतना अविश्वसनीय है तो वो शपथ भी नहीं लेती। उसने उसकी जान बचाई और 3 दिन तक उसकी देखभाल भी की। अंत में उसके हाथ में एक बेकार सी निशानी ही आई। किंगटांग ने अपना सिर हिलाया। वो पहले तो इस अनजान टोकन को फेंक देना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने इसे अपनी स्पेस रिंग में रख लिया ताकि अगली बार मिलने पर उसे लौटा सके। फिर ये किंगटांग अपने घोड़े पर सवार होकर उस इलाके से चली गई। जुवानलिंग संप्रदाय को ड्रिफ्टी क्लाउड द्वीप के लिए रवाना हुए लगभग आधा महीना बीत चुका था और एल्डमोर द्वारा फू लिंगटियन को संप्रदाय में वापस लाए हुए कई दिन हो चुके थे। हालांकि यह अभी भी अज्ञात था कि जुवानलिंग संप्रदाय में यूनक्सियाओ संप्रदाय के जासूस का पता चला था या नहीं। ये किंगटांग तीव्र गति से जुआनलिंग संप्रदाय की ओर बढ़ी। पर फ्यूचर एड्स मन ही मन, ये किंगटांग नहीं चाहती थी कि जुआनलिंग संप्रदाय को सच्चाई का पता चले, क्योंकि यूनक्सियाओ संप्रदाय निश्चित रूप से इस मामले को यही नहीं छोड़ेगा। उस पल ये किंगटांग काफी निराश थी। काश उसने फू लिंगटियन को उसी समय मार डाला होता जब वो ड्रिफ्टी क्लाउड आइलैंड पर उसके कमरे में जबरदस्ती घुस आया था, तो शायद बाद की घटनाएं न घटित होती। हालांकि ये किंगटांग ने यह नहीं सोचा था कि एल्डमो उसकी सफलता के कारण उस क्षेत्र में पहरा दे रहे होंगे और तुरंत अंदर घुसकर फू लिंगटियन को पकड़ लेंगे, जिससे उसे मारने का मौका नहीं मिलेगा। उस समय ये किंगटांग गहरी सोच में डूबी हुई थी। अगर जुवानलिंग संप्रदाय जासूस को ढूंढने में सक्षम नहीं होता तो संप्रदाय में लौटने पर किसी को पता चले बिना फू लिंगटियन की हत्या करना उसके लिए एक अच्छा विचार हो सकता था। हालांकि अगर जुवानलिंग संप्रदाय को पहले ही संप्रदाय में छिपे जासूस का पता चल गया हो तो। ये सोचकर ये किंगटांग ने भौहें सिकुड़ी और उसके दिल में एक अशुभ भावना भर गई। हालांकि जुवानलिंग संप्रदाय शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के 3 संप्रदायों में से एक था और इसकी पृष्ठभूमि काफी अच्छी थी, लेकिन यूनक्सियाओ संप्रदाय जैसे महाशक्तिशाली संप्रदायों की तुलना में ये बहुत कमजोर था। यदि यूनक्सियाओ संप्रदाय में जुवानलिंग संप्रदाय का सफाया करने का साहस होता तो वास्तव में ये कोई कठिन कार्य नहीं होता। उसके पिछले जीवन में घटी घटनाओं ने पहले ही इस बात को साबित कर दिया था। ये किंगटांग सोच ही रही थी कि तभी आगे लड़ाई और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और उनमें से एक आवाज ये किंगटांग को जानी पहचानी सी लगी। किन्हुआन। ये किंगटांग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अगर वो आवाज किन्हुआन की नहीं थी तो और किसकी हो सकती थी? तुरंत ही ये किंगटांग तेजी से आगे बढ़ी। लगभग 200 मीटर दूर जुवानलिंग संप्रदाय के कई शिष्यों ने एक युवक को घेर लिया। युवक के होंठ हल्के से मुड़ गए जब उसने लापरवाही से जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों पर एक नजर डाली। तुम सबने मुझे घेरने की कितनी हिम्मत दिखाई है, युवक ने व्यंग्य किया। छी, किन्हुआन ने तुरंत थूका। उसे एक विशेष संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य द्वारा उच्च सम्मान दिए जाने के कारण अपवाद स्वरूप आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश मिला था। फिर भी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करते ही उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई। फू लिंगटियन से ठीक से पूछताछ होने से पहले ही निंग लुओ ने उसकी हत्या कर दी। निंग लुओ, तू गद्दार है। फू लिंगटियन एक गंभीर अपराधी था, लेकिन तूने रात में घुसपैठ करके उसे मार डाला। ओह, निंग लुओ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। चूंकि फू लिंगटियन ने एक गंभीर अपराध किया है तो क्या उसे मार डालने में मुझे कोई बुराई है? किन्हुआन ने ठंडे लहजे में उपहास किया। वह भी मूर्ख नहीं था। निंग लुओ, ये तो सरासर बेबुनियाद तर्क है। फू लिंगटियन जुवानलिंग संप्रदाय के जासूस को जानता था, लेकिन तुमने चुपके से न्याय कक्ष में घुसकर उसे मार डाला। ये स्पष्ट रूप से तुम्हारे अपराधबोध के कारण है, इसलिए तुमने संप्रदाय से भागने से पहले उसे चुप करा दिया। ये तो सजा से बचने के लिए भागना है। किन्हुआन, तुम अभी अभी आंतरिक संप्रदाय में दाखिल हुए हो, लेकिन तुम्हें वरिष्ठता का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने वरिष्ठ भाई से इस तरह बात करने की? निंग लुओ हंस पड़ा।
वरिष्ठ भाई निंग लुओ, बेहतर होगा कि आप हमारे साथ संप्रदाय लौट आएं और इस मामले को स्पष्ट रूप से समझाएं। किन हुआन के बगल में खड़े जू चांगे ने हाथ में तलवार लहराते हुए माथे पर शिकन डाली। निंग लुओ एल्डरलिन का सबसे प्रिय शिष्य था और जू चांगे भी एल्डरलिन का ही शिष्य था। वे दोनों मूलतः अत्यंत घनिष्ठ भाई भाई थे, फिर भी अप्रत्याशित रूप से आज उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ा। चांगे, तुम मेरे छोटे भाई हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? निंग लुओ ने जू चांगे की ओर देखते हुए आश्चर्य से पूछा। वरिष्ठ भाई निंग लुओ, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन ये सच है कि आप कल रात चुपके से न्याय कक्ष में घुसकर फू लिंगटियन की हत्या करने गए थे और उसके बाद संप्रदाय से भाग भी गए थे। संप्रदाय प्रमुख इस समय अत्यंत क्रोधित हैं और उन्होंने आपको वापस संप्रदाय में लाने के लिए सैकड़ों शिष्यों को भेजा है। मेरे लिए संप्रदाय के आदेश का उल्लंघन करना कठिन है। कृपया विरोध न करें और हमारे साथ संप्रदाय में लौटकर इस मामले को स्पष्ट रूप से समझाएं। वरिष्ठ भाई निंग जू चांगे निंग लुओ पर हमला नहीं करना चाहता था, जिसकी कुशलता उससे कहीं अधिक थी। इसके अलावा वे दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। हालांकि संप्रदाय के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। यदि निंग लुओ हठपूर्वक विरोध करता तो उसके पास प्रहार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बड़े भाई जू, आपको उससे और फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया? यह निंग लुओ वही जासूस है जो जुवानलिंग संप्रदाय में काम करता है और जिसके बारे में फू लिंगटियन बात कर रहा था, किन्हुआन ने सख्ती से कहा। बिल्कुल सही, एक अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने सिर हिलाया। जूनियर भाई किन्हुआन ने कुछ भी गलत नहीं कहा। फू लिंगटियन जानता था कि निंग लुओ जासूस है और निंग लुओ को डर था कि फू लिंगटियन उसकी पहचान उजागर कर देगा, इसलिए उसने न्याय कक्ष में घुसपैठ करने का जोखिम उठाया और जब पहरेदार तैयार नहीं थे तब फू लिंगटियन को चुप करा दिया। बाद में उसे डर था कि सब कुछ उजागर हो जाएगा, इसलिए वो जुवानलिंग संप्रदाय से भाग गया। अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने भी गहन विचार विमर्श के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। निंग लुओ, या तो तुम हमारे साथ संप्रदाय में लौट आओ या फिर संप्रदाय के बंधनों को नजरअंदाज करके तुम्हें यहाँ दफनाने के लिए हमें दोष मत देना, किन्हुआन क्रोधित होकर चिल्लाया। उसी क्षण निंग लुओ के होठों पर एक बर्फीली ठंडी मुस्कान उभर आई। उनकी नज़र में शुवानलिंग संप्रदाय के ये कुछ ही आंतरिक संप्रदाय के शिष्य महज चींटियों के समान थे। आपने अपनी क्षमताओं का गलत अनुमान लगाया। तुरंत ही निंग लुओ ने हाथ उठाया और एक भयानक मार्शल आभा हवा में फैल गई। किन्हुआन और जू चांगे समेत शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे विस्मय से भर गए और वे अविश्वास में पड़ गए। निंग लुओ के भयावह मार्शल उत्पीड़न के तहत जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों को ठंडे पसीने की बूंदें गिरने लगीं जो बारिश की बूंदों की तरह टपक रही थीं। कुछ लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और उनके चेहरे लाल हो गए थे। कुछ ही सांसों के भीतर उनके होठों के कोनों से खून रिसने लगा और उनके चेहरे भयानक रूप से सफेद पड़ गए। मार्शल ची, तीसरा स्तर, प्रथम स्वर्ग। जू चांगे का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि निंग लुओ अपनी साधना का स्तर छिपा रहा होगा और उसकी असली क्षमताएं मार्शल ची लेवल 3 तक पहुंच चुकी होंगी। मार्शल ची लेवल 3 लगभग आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठों के बराबर था और उनके जैसे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य मार्शल ची लेवल 3 वाले व्यक्ति के अत्यधिक दमन का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। बूम! शिष्यों में से एक ने मुंह भरकर खून थूक दिया और इस भयावह युद्धकालीन उत्पीड़न को सहन करने में असमर्थ होकर वो कई सौ मीटर दूर जा गिरा। वाह! ये किंगटांग अभी भी घोड़े पर सवार थी, लेकिन उसने एक अज्ञात छाया को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखा। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का एक और शिकार। ये किंगटांग ने लगभग सहज रूप से उस परछाई को पकड़ लिया। जब ये किंगटांग को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसने अपने हाथों में एक व्यक्ति को पकड़ रखा है। तुम यहाँ कहाँ से उड़कर आई हो? ये किंगटांग उत्सुक थी। पिछले कुछ दिनों में उसने ऐसे 2 मामले देखे थे और अच्छी बात ये थी कि इस बार वो फुर्तीली थी और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये किंगटांग द्वारा उठाए गए शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। सौभाग्य से अचानक प्रकट हुई ये किंगटांग ने उसे पकड़ लिया, अन्यथा वो निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाता। किंगटांग ने तुरंत शिष्य को नीचे उतारा और पूछा, क्या हुआ? इस सुवानलिंग संप्रदाय ने कुछ भी नहीं छिपाया और घटना का ब्यौरा यथासंभव शीघ्रता से दिया। निंग लुओ, ये किंगटांग सोच में थी। उसके कहे अनुसार निंग लुओ ने कल रात ही फू लिंगटियन को चुप करा दिया था।
शायद दूसरों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये किंगटांग को पूरा यकीन था कि निंग लुओ निश्चित रूप से यूनक्सियाओ संप्रदाय का शिष्य था। पब फ्यूचर एड्स उस समय ये किंगटांग को जोऊ भाइयों से पता चला कि निंग लुओ, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसकी जान लेना चाहता था। ये किंगटांग को पूरा यकीन था कि वो पहले कभी निंग लुओ से नहीं मिली थी और न ही उसने कभी निंग लुओ को नाराज किया था। अगर यूनक्सियाओ संप्रदाय की शिष्या निंग लुओ शुवानलिंग संप्रदाय में उससे छुटकारा पाना चाहती थी, तो यह निश्चित रूप से ये यू के आदेश होंगे और तब सब कुछ समझ में आ जाता है। जाओ, मुझे वहां ले चलो। ये किंगटांग ने अपने बगल में बैठे जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य की ओर देखा। उसे किसी भी कीमत पर निंग लुओ को जल्द से जल्द मारना था। इससे यूनक्सियाओ संप्रदाय को पता नहीं चलेगा कि जुवानलिंग संप्रदाय को उनका रहस्य पता चल गया है और शायद जुवानलिंग संप्रदाय बच जाएगा। छोटी बहन, ये हमारे लिए यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। जुवानलिंग संप्रदाय का शिष्य घबराया हुआ था। चलो जल्दी से संप्रदाय लौटकर मदद बुलाते हैं। अगर हम दोनों अभी वापस गए तो मौत को दावत देना होगा। क्या तुम्हें पता है कि निंग लुओ इतने समय से जुवानलिंग संप्रदाय में अपनी साधना शक्ति छुपा रहा था? वो तो मार्शल जी के तीसरे स्तर के प्रथम स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है। इस क्षण शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य के चेहरे पर भय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। निंग लुओ ने केवल मार्शल ऑरा का प्रयोग किया था और भीतरी संप्रदाय के कई शिष्य पलटवार करने में असमर्थ थे। निंग लुओ के कौशल निश्चित रूप से संप्रदाय के वरिष्ठों से कम नहीं थे और उन्होंने भीतरी संप्रदाय के शिष्यों को भी पीछे छोड़ दिया था। ये सुनकर ये किंगटांग को पूरा यकीन हो गया कि निंग लुओ यूनक्सियाओ संप्रदाय का शिष्य है। मार्शल ची लेवल 3 यूनक्सियाओ संप्रदाय के एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य का स्तर था, लेकिन शुवानलिंग संप्रदाय में यह एक वरिष्ठ शिष्य के स्तर का था। क्या तुम डरे हुए हो? ये किंगटांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। डरा हुआ? किसने कहा कि मैं डरा हुआ हूँ? जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य ने आगे कहा। मैं तो बस संप्रदाय में वापस जाकर मदद के लिए बुलाना चाहता था, वरना बहुत देर हो जाएगी। बाकी वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई उसके हाथों मारे जाएंगे। अगर ऐसा है तो चलिए चलते हैं, मैं आपकी मदद के लिए हूँ, ये किंगटांग ने कहा। छोटी बहन, ये इस नाजुक मोड़ पर खुद पर दबाव मत डालो। क्या मैंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा? निंग लुओ मार्शल ची स्तर 3 पर है। जुवानलिंग संप्रदाय के इस शिष्य को लगा कि उसने निंग लुओ के कौशल को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया था और उसे डर था कि ये किंगटांग ने गलत समझा होगा। बहुत लंबी चौड़ी बातें। ये किंगटांग अपने घोड़े पर उछली, जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य को पकड़ा और आगे बढ़ गई। कुछ ही पलों में ये किंगटांग जंगल में पहुंच गई। जैसे ही ये किंगटांग जंगल में दाखिल हुई, उसने कुछ परछाइयों को बाहर की ओर फेंके जाते देखा। ये किंगटांग ने तेजी से हरकत की और बिजली की गति से उन आकृतियों को पकड़ लिया। छोटी बहन, ये जब कुछ लोग ठीक से खड़े हुए और देखा कि यह किंगटांग है, तो जू चांगे के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। कुछ दिन पहले उन्होंने ड्रिफ्टी क्लाउड द्वीप पर ये किंगटांग की 2 दिनों तक खोज की, लेकिन फिर भी उसे नहीं ढूंढ पाए और अंततः असहाय होकर एल्डकिन को संप्रदाय में वापस लौटना पड़ा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कई दिनों से लापता ये किंगटांग वास्तव में यहाँ प्रकट होगी। छोटी बहन, ये तुम यहाँ क्यों हो? किन हुआन के चेहरे पर हैरानी का भाव था। उनके लिए निंग लुओ से खुद को बचाना पहले से ही मुश्किल था, फिर भी ये किंगटांग अचानक कहाँ से आकर उनके साथ शामिल हो गई। क्या उसे मरने का डर नहीं था? हाँ, निंग लुओ ने पास खड़ी ये किंगटांग की ओर देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। पहले तो मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं सीनियर सिस्टर ये यू के आदेशों का पालन नहीं कर पाई। ये किंगटांग, तुमने मेरी चिंता के चलते खुद यहाँ आने का फैसला करके वाकई बहुत अच्छा किया। ओह, क्या ऐसा है? निंग लुओ का सामना करते समय ये किंगटांग को कोई डर नहीं था। ये किंगटांग हमला करने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने एक आकृति खड़ी हो गई। किन हुआन को नहीं पता था कि ये यू निंग लुओ किसका जिक्र कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि निंग लुओ ये किंगटांग को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो वो तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई। छोटी बहन, ये अभी भाग जाओ, मैं इस गद्दार को रोकने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये किंगटांग ने मन ही मन सोचा, ये क्या बकवास है? क्या आप पहले थोड़ा हट सकते हैं? ये किंगटांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। छोटी बहन, ये हमारी बात अनसुनी करके चली जाओ। निंग लुओ बहुत ताकतवर है और हम संयुक्त बलों के साथ भी उसे और नहीं रोक सकते। निंग लुओ को ये किंगटांग को मारना चाहते देख किन हुआन ने जल्दी से कहा। पब फ्यूचर एड्स, टलना। ये किंगटांग ने अपना पैर उठाया और किन हुआन को एक तरफ लात मार दी। उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसे हिंसा का सहारा लेना पड़ा।
छोटी बहन, तुम ये क्या कर रही हो? किन्हुआन स्तब्ध रह गया। उसने बेवजह उसे लात क्यों मारी? हालांकि किन्हुआन के वाक्य पूरा होने से पहले ही उसने देखा कि ये किंगटांग पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी परछाई का हल्का सा निशान ही मूल स्थान पर रह गया था। खटाक! ये किंगटांग ने राक्षसी रक्त तलवार को म्यान से बाहर निकाला और उग्रता से नीचे की ओर वार किया। स्विश! पल भर में राक्षसी रक्त तलवार एक विशालकाय जानवर की तरह हो गई जो निंग लुओ को निगल जाना चाहती थी। निंग लुओ की मुस्कान जम गई और उसकी आंखों में अविश्वास और सदमे की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने उस एक हरकत से ये किंगटांग की आभा को महसूस किया। उन्हें अभी भी याद था कि ये किंगटांग ने अभी अभी जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश किया था और आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए भी कुछ ही समय बीता था। शुवानलिंग संप्रदाय के शीर्ष आंतरिक संप्रदाय के शिष्य केवल मार्शल क्यूई स्तर 2 के प्रथम स्वर्ग पर थे, लेकिन ये किंगटांग पहले से ही मार्शल क्यूई स्तर 2 के तृतीय स्वर्ग पर था। निंग लुओ ने अपनी आंखों से हैरानी के भाव को तुरंत हटा दिया। चाहे इस लड़की को कोई भी चमत्कार क्यों न मिला हो, वो आखिरकार मार्शल ची लेवल 2 पर थी और उसे मारने में उसे बस एक पल लगेगा। तथापि निंग लुओ को बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो लगभग उस तलवार की आभा को रोक नहीं सका जिसे ये किंगटांग ने लापरवाही से उसकी ओर चलाया था। डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड की तलवार की आभा द्वारा कुछ कदम पीछे धकेले जाने के बाद निंग लुओ ने अंततः अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस आभा को बाहर निकाल दिया। निंग लुओ ने तुरंत ही किंगटांग पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। ये लड़की शुवानलिंग संप्रदाय की एक साधारण शिष्या मात्र थी। उसके पास इतनी शक्तिशाली क्षमताएं कैसे हो सकती थी? फिलहाल शुवानलिंग संप्रदाय के वे वरिष्ठ भिक्षु भी ये किंगटांग के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। किन्हुआन, जू चांगे और अन्य शिष्य उस समय पूरी तरह से अचंभित रह गए जब उन्होंने देखा कि ये किंगटांग ने महज एक ही चाल में निंग लुओ को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। विशेष रूप से वो आंतरिक संप्रदाय का शिष्य जो ये किंगटांग को घटनास्थल पर लाया था, अत्यंत आश्चर्यचकित था। उसे अंततः समझ में आ गया कि ये किंगटांग का पहले ये कहने का क्या अर्थ था कि वो उनकी रक्षक हैं। मार्शल ची लेवल 2 का तीसरा स्वर्ग, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? समय बीतने के साथ किन्हुआन को यह अवास्तविक लगने लगा। ये किंगटांग और वो दोनों ही शुरुआत में शुवानलिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। हालांकि ये किंगटांग ने असाधारण मार्शल प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बाहरी संप्रदाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे उन्हें आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश मिल गया। फिर भी इतने कम समय में उनके लिए मार्शल ची के तीसरे स्तर तक पहुंचना असंभव था। हाँ, निंग लुओ ने उसी क्षण ये किंगटांग की ओर देखा और उपहास उड़ाया। मैं अब भी सोच रही थी कि सीनियर सिस्टर ये यूं मुझसे चींटी जैसे दिखने वाले शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य को क्यों मरवाना चाहती थी। तो तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत को देखते हुए सीनियर सिस्टर ये यू का तुम्हारे प्रति चिंतित होना व्यर्थ नहीं है। ये यू यूनक्जियाओ संप्रदाय की पवित्र महिला थी और नीली आत्मा की जड़ की धारक थी। यद्यपि इस मुख्य भूमि पर हरी स्पिरिट जड़ों वाले किसानों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन नीली स्पिरिट जड़ें असामान्य रूप से दुर्लभ थी और मुश्किल से 10 लाख लोगों में से एक ही ऐसी थी। हालांकि हरी स्पिरिट रूट नीली स्पिरिट रूट से केवल एक ग्रेड नीचे थी, लेकिन इस एक ग्रेड में ही बहुत बड़ा अंतर था। ये सर्वविदित था कि नीली आत्मा की जड़ें संसार में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वतः ही अवशोषित कर सकती हैं। इतना ही नहीं, साधक को जानबूझकर साधना करने की आवश्यकता नहीं होती थी और यिन यांग ट्रू लॉर्ड के भयावह स्तर तक पहुंचने के लिए केवल समय की आवश्यकता होती थी। दूसरी ओर हरे रंग की आध्यात्मिक जड़ों में उच्चतर समझ क्षमता और युद्ध कौशल थे और उनमें पैरागन स्किल को समझने की थोड़ी अधिक संभावना थी। बस इतना ही। वास्तव में इस मुख्य भूमि पर साधकों की आध्यात्मिक जड़ों को लेकर एक विकृत जुनून सा था। किसी को नहीं पता था कि आध्यात्मिक जड़ें केवल युद्ध साधना में सहायक होती हैं और कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जड़ के बिना भी अद्वितीय रूप से शक्तिशाली बन सकता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्लड मून संप्रदाय के पवित्र स्वामी का जन्म हजारों साल पहले हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि ब्लड मून संप्रदाय के पवित्र स्वामी के शरीर में कोई आध्यात्मिक मूल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बार इस मुख्य भूमि पर एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला था जिसके पास नील रंग का आध्यात्मिक मूल था। पॉप फ्यूचर एड्स। हालांकि ऐसी अफवाहें भी थीं कि ब्लड मून होली लॉर्ड के पास बैंगनी आत्मा की जड़ थी, लेकिन अफवाहों की प्रामाणिकता को साबित करने का कोई तरीका नहीं था। ये किंगटांग, चूंकि तुम आज यहाँ हो, तुम्हें यहीं दफनाया जाएगा और इससे मुझे संप्रदाय को हिसाब देने में आसानी होगी। कैसा रहेगा? निंग लुओ मुस्कुराया।
ये किंगटांग के कौशल बुरे नहीं थे, लेकिन निंग लुओ को पूरा भरोसा था कि वो उसे मार सकता है। अगर तुम में क्षमता है, ये किंगटांग ने कहा और अपनी उंगली निंग लुओ की ओर घुमाते हुए बोली, आओ और कोशिश करो। जब निंग लुओ ने देखा कि हमारी ये किंगटांग ने उसे पूरी तरह से नीचा दिखाया है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। यूनक्जियाओ संप्रदाय के तृतीय स्तर के एक शिष्य के रूप में उसे आज शुवानलिंग संप्रदाय के एक शिष्य द्वारा नीचा दिखाया जा रहा है। क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? निंग लुओ ने अपने शब्दों के बीच विराम लिया और उसकी आंखों में हत्यारा भाव और भी तीव्र हो गया। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ आकर इसे आजमाने के लिए कहा था, ये किंगटांग ने व्यंग्य किया। ये किंगटांग के बोलते ही निंग लुओ पल भर में उस जगह से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। पलक झपकते ही निंग लुओ ये किंगटांग के बगल में थी और बिना कुछ कहे ये किंगटांग की ओर हथेली से वार किया। मार्शल ची लेवल 3 की तीव्र आभा पल भर में अपने चरम पर पहुंच गई। तेज हवा के झोंकों से धूल का बादल उठ खड़ा हुआ और जमीन पर पड़े टूटे हुए पत्थर हवा में तैरने लगे। मार्शल ची लेवल 3 के एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी निंग लुओ का सामना करते हुए ये किंगटांग ने उन सभी अपमानजनक विचारों को दूर कर दिया और गंभीरता से लड़ाई लड़ी। मरना! निंग लुओ ने कठोर स्वर में चिल्लाते हुए अपनी विनाशकारी शक्ति से भरी हथेली से ये किंगटांग के सिर पर प्रहार किया। ये किंगटांग ने जब ये देखा तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने इसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। बूम! एक तेज आवाज गूंजी। दोनों के कपड़े हवा में लहराने लगे और वे कुछ कदम पीछे हट गए। ये किंगटांग को अजीब नजरों से देखते ही निंग लुओ की आंखों में तुरंत हैरानी के भाव उभर आए। मार्शल ची के तीसरे स्तर पर होने के कारण वह मार्शल ची के दूसरे स्तर के एक साधारण तृतीय स्वर्ग योद्धा को आसानी से कुचल सकता था, लेकिन ये किंगटांग बेहद विलक्षण थी। उसके द्वारा प्रदर्शित कौशल मार्शल ची के दूसरे स्तर के एक साधारण तृतीय स्वर्ग योद्धा के कौशल से बिल्कुल अलग थे। स्विश! कुछ ही देर में निंग लुओ को होश आ गया और ये किंगटांग की राक्षसी रक्त तलवार पहले ही उस पर गिर चुकी थी। ये किंगटांग की तलवारबाजी की तकनीक अपरंपरागत थी और उसमें अप्रत्याशित विजयी दांव थे। इसके अलावा उसके हाथ में मौजूद तलवार बेहद मजबूत थी और उसके चारों ओर व्याप्त राक्षसी आभा भयावह थी। निंग लुओ सीधे मुकाबले में उतरने की हिम्मत नहीं कर सका और कुछ कदम पीछे हटते हुए क्षण भर के लिए तलवार से बचता रहा। हालांकि ये किंगटांग ने रत्ती भर भी पीछे हटने से इनकार कर दिया और उस पर कड़ा प्रहार किया। उसने अपनी तलवार से हवा में वार किया और राक्षसी शक्ति कई मील के दायरे में फैल गई। अदृश्य तलवार की आभा से आसपास के पेड़ कट उठे और आसमान में लकड़ी का बुरादा उड़ने लगा। ठीक उसी क्षण जू चांगे, किन्हुआन और अन्य शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य ये किंगटांग को देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गए। निंग लुओ मार्शल ची के तीसरे स्तर पर था, फिर भी ये किंगटांग उससे बराबरी का मुकाबला कर सकता था। नहीं, यह मैच बराबरी का भी नहीं था। उनके सामने की स्थिति स्पष्ट रूप से ये किंगटांग द्वारा निंग लुओ को दबाने की थी। विकृत किन्हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। चाहे ये किंगटांग हो या निंग लुओ, दोनों ने ही ऐसी भयावह युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया जो आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि किन्हुआन ये किंगटांग और निंग लुओ के हमलों के निशान भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। बूम! पॉप फ्यूचर एड्स एक जोरदार धमाके के कारण जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य होश में आ गए। उसी क्षण निंग लुओ ने अपनी तलवार निकाल ली थी, जो ये किंगटांग की राक्षसी रक्त तलवार से टकरा गई। तलवार की आभा पल भर में पूरे परिवेश में फैल गई। शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे के भाव बदल गए और वे तुरंत पीछे हट गए। ये किंगटांग और निंग लुओ के बीच युद्ध में उत्पन्न शक्ति कोई मजाक नहीं थी, और अगर वे जरा सी भी लापरवाही करते तो उनके टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। यदि वे अनजाने में इस आपदा में फंस गए थे, तो उनके लापता हो जाने और बिना किसी निशान के मर जाने पर उनसे तर्क करने के लिए कोई नहीं बचा था। हाँ, ये किंगटांग, तुम वाकई कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम अभी मार्शल ची के द्वितीय स्तर पर ही हो, लेकिन तुमने मुझे तलवार निकालने पर मजबूर कर दिया। तुम वाकई साधारण नहीं हो। निंग लुओ ने ये किंगटांग को देखते हुए हंस दिया। हालांकि निंग लुओ ने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि ये किंगटांग ने अपने बाएं मुके से निंग लुओ के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। बूम! फिर निंग लुओ का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया और ये किंगटांग के मुके से वो कई मीटर दूर जा गिरा। तुम खुद को संभालते हुए, निंग लुओ ने अपने होठों के कोनों से खून पोंछा। उसकी आंखों में धुंध छाई हुई थी। तुम बिल्कुल बकवास करते हो, ये किंगटांग ने ठंडे लहजे में ताना मारा। हाँ, निंग लुओ अचानक ठहाका लगाकर हंस पड़ी। छोड़ो,
मैं तो तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी, लेकिन चूंकि तुम्हें मेरी दयालुता की कद्र करना नहीं आता, इसलिए मुझे दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सच में? तो फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाओ, ये किंगटांग ने कहा। ये किंगटांग को पहले ही पता चल चुका था कि निंग लू युनशाओ संप्रदाय का शिष्य है, इसलिए उसने उसे वहीं मार डालने का फैसला किया और उसे युनशाओ वापस भागने का मौका नहीं दिया, वरना इतिहास को दोहराने से वह भी नहीं रोक पाएगी। ये किंगटांग, तुम इतनी आत्मविश्वासी क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया है? निंग लुओ ने पूछा। बिल्कुल बकवास, ये किंगटांग ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। फिर वह उछली और उसने अपनी दानवी रक्त तलवार से निंग लुओ पर वार किया, मानो निंग लुओ को 2 टुकड़ों में काट देना चाहती हो। उस क्षण ये किंगटांग की शक्तिशाली आभा के सामने निंग लुओ अविचलित खड़ा था और किंगटांग हंसते हुए बोला, तुम तो बस एक साधारण लाल आत्मा की जड़ हो और तुम पैरागन स्किल को समझ ही नहीं सकते। ये तथ्य ही तुम्हारे लिए मृत्युदंड सिद्ध कर चुका है। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसकी आभा में जबरदस्त बदलाव आया। घने जंगल में आसपास का तापमान गिर गया और ऐसा लग रहा था मानो बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे हों। क्या यह आदर्श कौशल है? जू चांगे, किन्हुआन और जुवानलिंग संप्रदाय के अन्य शिष्य, जो दूर छिपे हुए थे, अत्यधिक ठंड में कांपने लगे। उस क्षण उनकी आंखों में भय का एक अंश उभर आया। हालांकि यह कहा जाता था कि पीली आत्मा की जड़ों से आगे पैरागॉन कौशल को समझने की संभावना है, लेकिन कई साधक एक पूरे जीवनकाल के बाद भी इसे समझने के करीब भी नहीं पहुंच पाए। पीले आध्यात्मिक मूल वाले साधकों की तो बात ही छोड़िए, हरे आध्यात्मिक मूल वाले भी शायद अपने पूरे जीवन में परागोन कौशल को समझने में सक्षम न हों। उदाहरण के लिए, जबकि जुवानलिंग संप्रदाय में हरे आध्यात्मिक मूल वाले शिष्य थे, फैंग मोली एकमात्र ऐसी थीं जो पैरागॉन स्किल को समझती थी। जैसे ही समूह में अफरा तफरी मची, पूरी जमीन पर पाला जम गया। उसी समय ये किंगटांग के हाथ में मौजूद राक्षसी रक्त तलवार नीचे गिरी। खटाक, धातुओं के टकराने की आवाज चारों ओर गूंज उठी। निंग लुओ ने अपने दाहिने हाथ से उसे रोका। क्या ये पैरागॉन स्किल है? जुवानलिंग संप्रदाय के एक शिष्य ने घबराकर कहा। ठंडी हवा ने निंग लुओ को जकड़ लिया और उसके शरीर पर पाले की एक परत जम गई। उसने अपने पाले से ढके दाहिने हाथ का इस्तेमाल आगे की ओर बचाव करने के लिए किया और ये किंगटांग की तलवार के वार को झेल लिया। ये किंगटांग, ये परम कौशल है। हिमपात। निंग लुओ के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। जैसे ही उसने ये कहा, आकाश में कई बर्फीले टुकड़े बने और चारों ओर से ये किंगटांग की ओर नीचे गिरने लगे, मानो उसे भेदने की कोशिश कर रहे हों। पैरागॉन स्किल, फ्रॉस्ट। ये किंगटांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। ये बस इतना ही है। फिर ये किंगटांग ने अपनी राक्षसी रक्त तलवार को घुमाकर सभी बर्फ के टुकड़ों को तोड़ दिया। अब तो दिलचस्प बात है। निंग लुओ ने अपनी तलवार को थामे रखा और पाले को निर्देशित करते हुए अपने हाथ में एक बर्फीली भाला बना ली। वाह! बर्फ की नुकीली तलवार तुरंत ये किंगटांग की ओर बढ़ाई गई। ये किंगटांग जरा भी नहीं डरी और उसने अपनी राक्षसी रक्त तलवार से उस पर वार किया। बूम! जैसे ही राक्षसी रक्त तलवार बर्फ के भाले से टकराई, ये किंगटांग ने एक असहनीय बर्फीली हवा महसूस की जो उसे गला देने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही दानवी रक्त तलवार भाले के संपर्क में आए, बर्फ ने उसे इतनी तेजी से ढक लिया, मानो ये किंगटांग को पूरी तरह से सील करना चाहती हो। थोड़ा चौंक कर ये किंगटांग ने तुरंत डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड को त्याग दिया। जैसे ही राक्षसी रक्त तलवार जमीन पर गिरी, जमने की तीव्रता कम नहीं हुई और उस स्थान से 10 मीटर के दायरे में जमीन नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बर्फ से ढक गई। हाँ, तुम्हारी प्रतिक्रिया धीमी नहीं है। निंग लुओ के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। अगर ये किंगटांग ने डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड को नहीं छोड़ा होता, तो वो निश्चित रूप से बर्फ में जम जाती। जब जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों ने निंग लुओ की असाधारण क्षमता को देखा तो उनके दिलों में निराशा छा गई। पहले तो वे भोलेपन से सोचते थे कि वे निंग लुओ को पकड़कर उसे जुवानलिंग संप्रदाय में वापस ला सकते हैं। अगर उन्हें ये बात शुरू से ही पता होती, तो वे चाहे कितने भी साहसी क्यों न होते, निंग लुओ को इतनी बेशर्मी से कभी नाराज नहीं करते। तुम्हारे पास अभी कौन कौन से दांव बचे हैं? सबको दिखाओ, ये किंगटांग ने बिना किसी भावना के निंग लुओ की ओर देखते हुए कहा। ऐसी स्थिति में भी तुम इतनी अकड़ दिखाना चाहती हो? ये किंगटांग, तुम सचमुच जिद्दी हो। निंग लुओ हंस पड़ी। जब वो बोल रहा था तो उसके हाथों पर एक निशान बन गया। अचानक आकाश में बर्फ तैरने लगी और जमीन से बर्फीली हवा उठने लगी। पल भर में ही ठंड 100 मीटर तक फैल गई।
और ये किंगटांग को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, उसके पैर पहले ही जम चुके थे। ये तो बुरा है, ये किंगटांग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वो पहले तो बर्फ को पैरों से कुचलकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बर्फ लोहे की तरह सख्त है। इस चुभती ठंड से उसके शरीर में व्याप्त आदिम ऊर्जा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी और उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। छोटी बहन, ये जो कुछ हुआ उसे देखकर झू चांगे चिल्ला उठा और आगे बढ़कर अपनी तलवार से ये किंगटांग के शरीर पर जमी बर्फ को काट दिया। टकराना। हालांकि इस वार से बर्फ को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि झू चांगे का हाथ सुन्न हो गया और वह वार के प्रभाव से कई मीटर दूर जा गिरा। छोटी बहन, ये डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। किन्हुआन भी आगे की ओर कूदा और अपनी पूरी ताकत अपने हाथों में समेटकर ये किंगटांग के शरीर पर जमी बर्फ पर प्रहार किया, जो तेजी से जम गई। झू चांगे की तरह ही किन्हुआन ने भी दर्द भरी चीख मारी और जमी हुई बर्फ के बल से 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरी। जैसे ही किन्हुआन उतरा, उसने बर्फ से ढके हुए क्षेत्र पर कदम रखा और संतुलन खोकर बुरी तरह गिर पड़ा। हाँ, ये अज्ञानी तो निडर हैं। निंग लुओ ने घमंड से जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा। सिर्फ तुम जैसे बेवकूफों के दम पर तुमने सोचा कि तुम मेरी पैरागन स्किल को नष्ट कर सकते हो, मजाक है। निंग लुओ, तू कृतघ्न गद्दार है। छोटी बहन, ये को अभी रिहा कर दे, अन्यथा संप्रदाय के वरिष्ठों के आते ही तू निश्चित रूप से मारा जाएगा। किन्हुआन ने क्रोध से चिल्लाते हुए निंग लुओ की ओर इशारा किया। जुवानलिंग संप्रदाय के वरिष्ठ। निंग लुओ की आंखों में तिरस्कार का भाव झलक उठा। पब फ्यूचर एड्स। उसने शुवानलिंग संप्रदाय के उन तथाकथित बुजुर्गों का कभी सम्मान नहीं किया था। अगर वे समय रहते भी यहाँ पहुंच जाते तो उसका क्या बिगाड़ सकते थे। वरिष्ठ भाई निंग लुओ, पश्चाताप करने में कभी देर नहीं होती। छोटी बहन, ये को अभी रिहा कर दीजिए, हालात अभी भी सुधर सकते हैं। झू चांगे ने निंग लुओ को समझाते हुए कहा, क्योंकि उसने देखा कि ये किंगटांग लगभग पूरी तरह बर्फ में जमने ही वाली थी। हालांकि निंग लुओ ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक बर्फीली हवा उनकी ओर दौड़ी, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। तुम नन्ही चींटियों, तुम सबको मार डालना भी मेरे लिए शर्मनाक होगा। निंग लुओ ने अपना ध्यान वापस ये किंगटांग पर केंद्रित किया। उस समय तक बर्फ ये किंगटांग के पेट तक पहुंच चुकी थी और उसके रुकने के कोई संकेत नहीं थे। ये किंगटांग, मैं भी प्रतिभाओं का सम्मान करता हूँ। यह वाकई प्रशंसनीय है कि तुम इस मुकाम तक पहुंची हो, आज तक जीवित हो, और मुझे भी लाल आत्मा जड़ के रूप में अपनी परम शक्ति का उपयोग करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि ये दुख की बात है कि मैं वरिष्ठ बहन ये यू के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और मैं केवल संप्रदाय के सामने तुम्हारी जान का हिसाब ले सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है तो शायद मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। निंग लुओ ने ये किंगटांग की ओर देखते हुए कहा, जो हिलने डुलने में असमर्थ थी। फिलहाल बर्फ ये किंगटांग की बेदाग गर्दन तक फैल चुकी थी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वो उसके सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई। ठीक उसी क्षण ये किंगटांग एक बर्फ की मूर्ति में बदल गई, जिसमें सांस लेने के लिए कोई खुला हिस्सा नहीं बचा था। छोटी बहन, ये दृश्य देखकर शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य भयभीत हो गए। हालांकि ये किंगटांग पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। निंग लू मार्शल ची लेवल 3 पर थी और एक हरे आत्मा के रूप में पाला पड़ने की उत्कृष्ट कला जानती थी। ये किंगटांग चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो निंग लू का मुकाबला कैसे कर सकती थी। निंग लुओ, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहन ये को मारने की। मुझे छोटी बहन ये का बदला लेना ही होगा। किन्हुआन गुस्से से चिल्लाई और निंग लुओ से लड़ने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद किन्हुआन का पैर फिसल गया और वह एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ी। झू चांगे और शुवानलिंग संप्रदाय के अन्य शिष्य तेजी से आगे बढ़े और किन्हुआन को जल्दी से उठने में मदद की। मुझे मत रोको, मुझे इस कमीने को मारना ही होगा, किन्हुआन चिल्लाई। शांत हो जाओ, झू चांगे ने किन्हुआन की बांह कसकर पकड़ ली। अपने कौशल से निंग लुओ को हराने की उनकी सोच सरासर भ्रम थी। अगर उन्होंने अब जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो क्या इससे कुछ और जानें नहीं चली जाएंगी। अगर ऐसा था तो ये किंगटांग की मौत का क्या मतलब था। पकड़ना। संघर्ष कर रही किन्हुआन को नजरअंदाज करते हुए जुवानलिंग संप्रदाय के एक शिष्य ने ये किंगटांग की ओर इशारा करते हुए हैरानी जताई, जो एक मूर्ति में बदल गई थी। झू चांगे और बाकी लोगों ने सहज रूप से उस दिशा में देखा। उसी क्षण ये किंगटांग के शरीर पर जमी बर्फ पिघलती हुई प्रतीत हुई। एक रहस्यमय ज्वाला की आभा ठंडी बर्फ की शक्ति के साथ मिल गई। बूम! उनके होश में आने से पहले ही
ये किंगटांग के शरीर पर जमी मजबूत बर्फ पल भर में फट गई। मजाक कर रहे हो क्या? ये किंगटांग को घूरते हुए किन्हुआंग का मुंह खुला रह गया। इस समय ये किंगटांग के शरीर को सुनहरी लिपटों की एक परत ने ढक रखा था और वो विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी। सुनहरी ज्वालाएं बेहद विचित्र थीं। वे ये किंगटांग के शरीर से चिपकी रहीं, फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ तक कि उनके बाल और कपड़े भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त नहीं हुए। वो हैं, जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में हैरानी छा गई। क्या यह आदर्श कौशल है? कुछ ही दूरी पर निंग लुओ ये किंगटांग को अविश्वास भरी निगाहों से देखता रह गया, जो मानो जलती हुई लपटों की दुनिया से बाहर निकल रही हो। पैरागॉन स्किल, क्या ये बहुत शक्तिशाली है? ये किंगटांग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई दी। पब फ्यूचर एड्स, असंभव। निंग लुओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। परमेश्वर कौशल, इसे समझने की संभावना केवल पीले आत्मा मूलों के लिए ही बहुत कम है, और हरे आत्मा मूलों के लिए तो यह और भी दुर्लभ है। तुम तो केवल एक लाल आत्मा मूल हो। ये किंगटांग, तुम्हारे लिए परम कौशल को समझना नामुमकिन है। ओह, ये किंगटांग ने ताना मारा। अगर ऐसा है, तो फिर आपको क्या लगता है ये क्या है? निंग लू स्वयं भी पैरागॉन स्किल को समझता था और इसलिए वो पैरागॉन स्किल की आभा के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। उस क्षण ये किंगटांग को घेरे हुए सुनहरी ज्वालाओं में स्पष्ट रूप से पैरागॉन स्किल की आभा थी। हालांकि कुछ अंतर थे। निंग लुओ ने पुष्टि की कि कुछ भी गलत नहीं था। नहीं, यह असंभव है। निंग लुओ ने अपना सिर हिलाया। ये किंगटांग का प्रदर्शन उसकी समझ से परे था। मनुष्य हमेशा से ही अज्ञात से भयभीत रहा है। ये किंगटांग की आंखों में ठंडक छा गई। निंग लू बेहद शक्तिशाली थी, और अगर उसके पास अल्टीमेट ओरिजिन स्किल न होती तो शायद वो अभी उसके हाथों मारी जा चुकी होती। इसके बावजूद उसके शरीर में बची हुई आदिम ऊर्जा बहुत कम थी और उसकी परम उत्पत्ति कौशल को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये किंगटांग को ये बात स्पष्ट थी कि उसे इस समय अपनी अग्नि शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करना होगा और एक ही वार में निंग लुओ को हराना होगा। अन्यथा यदि उसकी आदिम ऊर्जा समाप्त हो गई तो परिणाम भयावह होंगे। मर जा! ये किंगटांग ने चीख मारी। सुनहरी ज्वालाएं धधकती लपटों में बदल गईं और आकाश में लगभग 100 मीटर ऊंचा एक सुनहरा दिव्य फीनिक्स प्रकट हुआ। दिव्य फीनिक्स की आंखें आग के गोले थीं जो बेहद दबंग और अहंकारी थीं। फिर दिव्य फीनिक्स ने कराहते हुए ऐसी ध्वनि उत्पन्न की मानो किसी की आत्मा शरीर से निकल गई हो। ऐसा लगा मानो आकाशमंडल भी कांप उठा हो और उसे उसके लिए रास्ता बनाना पड़ा हो। स्विश! दिव्य फीनिक्स ने अपने पंख फुड़फुड़ाए और सुनहरी ज्वालाएं फूट पड़ी, जिससे सब कुछ राख हो गया। प्रचंड शक्ति से वो हर उस व्यक्ति को जिसने उसे नाराज करने की हिम्मत की, धूल में मिला देना चाहता था। ये क्या है? ये क्या है? दिव्य फीनिक्स की जबरदस्त शक्ति को महसूस करते हुए निंग लुओ सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गई। हालांकि जिस जगह से दिव्य फीनिक्स गुजरी, वहां की बर्फ पिघलकर बहते पानी में बदल गई, जो पल भर में वाष्पीकृत होकर भाप में तब्दील हो गई। बर्फ के देवता! ये देखकर कि दिव्य फीनिक्स को रोकना असंभव था, निंग लुओ ने अपनी जीभ काट ली और उसके सामने बर्फ पर खून की बूंदें टपकने लगीं। बूम! आसपास के इलाके में बिजली की तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। सबकी निगाहों के सामने एक हिम दानव अचानक प्रकट हुआ और उसने निंग लुओ का रूप धारण कर लिया। उसके हाथ में एक बर्फीला नुकीला हथियार था और उसने बर्फ से बने कवच को धारण कर रखा था, जो किसी युद्ध देवता के कवच के समान था। बूम! हिम युद्ध के देवता ने जमीन पर कदम रखा और धीरे धीरे दिव्य फीनिक्स की ओर बढ़े, जिससे पूरी धरती कांप उठी। गर्जन! युद्ध के हिम देवता ने भयावह ढंग से गुर्राते हुए अपने हाथ में मौजूद बर्फ की नुकीली वस्तु को बिजली की गति से दिव्य फीनिक्स की ओर भेज दिया। स्थिति को देखते हुए दिव्य फीनिक्स की आंखों में उदासीनता का भाव था। वो दहाड़ा और तुरंत ही सुनहरी लपटें उठी, जिससे उसकी ओर बढ़ रही बर्फ की नुकीली वस्तु पिघल गई। इसके बाद विशालकाय दिव्य फीनिक्स ने बर्फ के युद्ध देवता के पेट पर जोरदार प्रहार किया। बूम! दिव्य फीनिक्स के हमले के कारण युद्ध के हिम देवता का शरीर ढह गया और वो कई टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। असंभव! जैसे ही हिम युद्ध देवता चकनाचूर हुआ, निंग लुओ के मुंह से खून बहने लगा। उनकी परागोन स्किल को एक हरे आध्यात्मिक मूल के रूप में समझा जाता था और इसके अलावा ये परागोन स्किल्स में मध्यम स्तर की थी। भला ये किंगटांग की तथाकथित परागोन स्किल से इसे कैसे हराया जा सकता था? निंग लुओ ने अपने रक्त का उपयोग करके हिम युद्ध देवता को अपने मन से नियंत्रित किया। इस प्रकार हिम युद्ध देवता के नष्ट होने के बाद निंग लुओ के मन को गंभीर क्षति पहुंची और वह बुरी तरह घायल हो गया।
दूर से देखने पर जू चांगे और शुवानलिंग संप्रदाय के अन्य शिष्य पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और लगभग सांस लेना ही भूल गए। वो दिव्य फीनिक्स क्या है? ये किंगटांग के पास केवल एक लाल आत्मा जड़ है। उसने पैरागॉन स्किल को कैसे समझा? और उसने मार्शल ची के तीसरे स्तर पर मौजूद और पैरागॉन स्किल रखने वाले निंग लुओ को मार्शल ची के दूसरे स्तर के तीसरे स्वर्ग के कौशल से कैसे हराया? क्या मैं सपना देख रही हूँ? किन हुआन ने उलझन में जू चांगे की ओर देखा। हो सकता है, शायद, जू चांगे ने उत्तर दिया। बड़े भाई जू, क्या आप मुझे एक थप्पड़ मारेंगे? किन हुआन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। धमाका! किन हुआन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। क्या दर्द हो रहा है? जू चांगे ने पूछा। किन हुआन ने अपना चेहरा छुआ और कुछ देर सोचा। लगता है थोड़ा दर्द हो रहा है। जुवानलिंग संप्रदाय के अन्य शिष्य उसे खाली निगाहों से देखते रहे। वाह! उन्हें सोचने का समय दिए बिना ही एक तेज आवाज सुनाई दी। निंग लुओ पलक झपकते ही हवा में उछल गई। वो इस जगह से भागना चाहती थी। उसने पहले जिस पैरागॉन स्किल का इस्तेमाल किया था, उससे उसके शरीर की आदिम ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी और उसका दिमाग भी घायल हो गया था। अगर वह वहां से नहीं भागा तो उसे डर था कि आज उसकी वहीं मृत्यु हो जाएगी। भागना चाहते हो? ये किंगटांग ठंडी हंसी हंसते हुए बोली। भला उसकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? पलक झपकते ही सुनहरा दिव्य फीनिक्स एक भयानक ज्वाला में परिवर्तित हो गया जिसने निंग लुओ का पीछा किया। दिव्य फीनिक्स अत्यंत तेज था और उसने पलक झपकते ही निंग लुओ को रोक दिया। धिक्कार है तुम पर, ये किंगटांग! निंग लुओ ने दांत पीसते हुए तुरंत अपने स्पेस रिंग से एक सिग्नल फ्लेयर निकाला। बूम! आकाश में सिग्नल फ्लेयर फट गया, जिससे एक विशेष प्रतीक का आकार बन गया। युनशाओ संप्रदाय का संकट संदेश। ये किंगटांग ने गहरी भौहें चढ़ा ली। निंग लुओ ने सचमुच युनशाओ संप्रदाय को मदद के लिए बुलाया। नहीं, युनक्सियाओ संप्रदाय के लोगों के आने से पहले मुझे उसे मार डालना चाहिए, ये किंगटांग ने सोचा। ये किंगटांग की आंखों की ठंडक हड्डियों तक भेद रही थी जब उसने निंग लुओ को देखा, जो उसके ऊपर आकाश में तैर रही थी। युनक्सियाओ संप्रदाय के गुप्त जासूस के रूप में निंग लुओ ने शुवानलिंग संप्रदाय में पहले ही फू लिंगटियन को चुप करा दिया था, और अगर वह जीवित युनक्सियाओ संप्रदाय में लौटता है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। एक बार जब निंग लुओ को वापस लौटने की अनुमति मिल गई, तो ये किंगटांग भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर पाई कि वह अपने वर्तमान जीवन की पटरी पर इतिहास के पहियों को एक बार फिर से घूमने से रोक पाएगी। उसी क्षण युनक्सियाओ संप्रदाय का सिग्नल फ्लेयर पहले ही भेजा जा चुका था और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। मरना! तुरंत ही सुनहरा दिव्य फीनिक्स एक बार फिर ज्वाला में परिवर्तित हो गया, मानो वो निंग लुओ को पूरी तरह से निगल जाना चाहता हो। जब तक निंग लुओ की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक जुवानलिंग संप्रदाय के अस्तित्व की उम्मीद बनी रहेगी। जैसे ही निंग लुओ ने सुनहरी ज्वाला को अपने करीब आते देखा, उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और अपने शरीर से अंतहीन ठंडी हवा निकालकर सुनहरी ज्वाला के हमले को रोक दिया। बूम! निंग लुओ के चारों ओर सुनहरी ज्वाला भड़क उठी और आसमान में लपटें उठने लगी। निंग लुओ ने पलक झपकते ही मुंह से खून थूका और हवा में ही पतंग की तरह, जिसकी डोर टूट गई हो, जमीन पर गिर पड़ा। निंग लुओ, आज तुम्हें यहीं दफनाया जाना चाहिए। मुझे डर है कि युनक्सियाओ संप्रदाय में जीवित लौटने की तुम्हारी इच्छा एक भ्रम मात्र है। ये किंगटांग की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, मानो उनमें कोई भावना ही न हो। राक्षसी रक्त तलवार ने हवा में रक्त का कोहरा फैला दिया। फिर ये किंगटांग ने हाथ में राक्षसी रक्त तलवार लेकर निंग लुओ की ओर धावा बोल दिया। छोटी बहन, ये जल्दबाजी मत करो। अचानक किन्हुआन और बाकी लोग ये किंगटांग को रोकने के लिए दौड़ पड़े। तुम सब क्या कर रहे हो? ये किंगटांग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। छोटी बहन, ये संप्रदाय प्रमुख का आदेश है कि इस गद्दार को पूछताछ के लिए संप्रदाय में वापस लाया जाए। अगर आप उसे मार देती हैं तो ये थोड़ा अनुचित लगता है, किन्हुआन ने कुछ देर सोचने के बाद समझाया। लाश को वापस लाना भी वैसा ही है, ये किंगटांग ने कहा। इसमें क्या समानता है? एक लाश बोल नहीं सकती। किन्हुआन अपनी बात अधूरी ही छोड़ पाई थी कि तभी ये किंगटांग की ठंडी निगाहें उस पर टिक गईं। अगर मैं उसे नहीं मारती तो क्यों न मैं तुम्हें ही मार दूं, ये किंगटांग ने कहा। फिर किन्हुआन घबराकर कांप उठा और समझदारी से जू चांगे और बाकी लोगों के साथ एक तरफ हट गया। छोटी बहन, ये तुम सही कह रही हो। संप्रदाय के लिए बुराई का नाश करो। गद्दार निंग लुओ को मार डालो। किन्हुआन ने निंग लुओ की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से चिल्लाया, उसे मार डालो। हाँ,
उसे मार डालो। जू चांगे ने भी सिर हिलाया। मार डालो, उसे मार डालो। अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी बहुत समझदार थे। ये किंगटांग ने तुरंत अपनी कलाई झटक दी और राक्षसी रक्त तलवार बिजली की गति से निंग लुओ की ओर चल पड़ी। यदि निंग लुओ की मृत्यु हो जाती तो जुवानलिंग संप्रदाय को बचाया जा सकता था। तथापि इसी नाजुक क्षण में एक चांदी का तीर ये किंगटांग की ओर उड़ा। ये किंगटांग की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसकी राक्षसी रक्त तलवार का मार्ग थोड़ा सा बदल गया और उसके शरीर के सामने रुक गया। बूम! वो चांदी का तीर डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड पर लगा, जिससे एक चिंगारी निकली। हम्फ! वहां मौजूद लोगों ने जोर से उपहास उड़ाया। अगले ही पल एल्डरलिन और उनके पोते लिनफेंग धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े। एल्डरलिन, किन्हुआन और बाकी लोग एल्डरलिन के अचानक प्रकट होने से अचंभित रह गए। गुरुजी! जू चांगे ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। एल्डरलिन ने जू चांगे को उठने का इशारा किया और फिर लिनफेंग की ओर मुड़कर देखा। सिर हिलाते हुए लिनफेंग बड़े बड़े कदमों से निंग लुओ की ओर बढ़ा और चिंता भरे भाव से उसे उठने में मदद की। सीनियर ब्रदर निंग लुओ, क्या आप ठीक हैं? लिनफेंग को देखते हुए निंग लुओ के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। कोई बात नहीं। बड़े लिन, इसका क्या मतलब है? आपने छोटी बहन ये पर हमला क्यों किया? किन्हुआन ने असमंजस में बड़े लिन की ओर देखा। किन्हुआन की तो बात ही छोड़िए, आंतरिक संप्रदाय के अन्य शिष्य और यहाँ तक कि जू चांगे भी एल्डरलिन के इरादे को नहीं समझ पाए। ये किंगटांग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरे शिष्य को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डरलिन ने ये किंगटांग पर चिल्लाते हुए कहा। ये किंगटांग ने एल्डरलिन की बातों पर ठंडी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं इसे कैसे समझाऊं? निंग लुओ संप्रदाय का जासूस है। अगर मैं उसे नहीं मारती तो क्या मैं कुछ नहीं करूंगी और उसे मुझे मारने दूंगी? बेबुनियाद तर्क। एल्डरलिन ने अपनी आस्तीन हिलाते हुए ये किंगटांग की बात काट दी। पंथ ही तय करेगा कि निंग लुओ पंथ का जासूस है या नहीं, और अभी पंथ के नियमों का पालन करने की बारी तुम्हारी नहीं आई है। तुमने गंभीर अपराध किया है, फिर भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। ये किंगटांग को बोलने का मौका दिए बिना एल्डरलिन ने जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा और आदेश दिया, ये लड़की बहुत दुस्साहसी है, इसे पकड़ो। ये शुवानलिंग संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। एल्डरलिन मजाक कर रहे थे। यहाँ तक कि निंग लुओ, जो मार्शल ची लेवल 3 पर थी, भी ये किंगटांग की प्रतिद्वंदी नहीं थी। फिर भी एल्डरलिन ने उन्हें ये किंगटांग को पकड़ने का आदेश दिया। क्या उन्हें स्थिति समझ नहीं आई? इस तथ्य का जिक्र न करते हुए कि वे ये किंगटांग के प्रतिद्वंदी नहीं थे, वे एल्डरलिन की बात नहीं सुनेंगे और ये किंगटांग पर हमला करेंगे, भले ही वे ये किंगटांग को हरा सकते हों। वे सही गलत का वाकिफ थे। निंग लुओ स्पष्ट रूप से जुवानलिंग संप्रदाय का जासूस था, और अगर ये किंगटांग प्रकट न होती तो उन्हें भारी तबाही का सामना करना पड़ता। अब वे एल्डरलिन के आदेशों के कारण ये किंगटांग से कैसे लड़ सकते थे? हे एल्डरलिन, हमें खेद है कि हम आपके आदेशों का पालन नहीं कर सकते, जुवानलिंग संप्रदाय के एक शिष्य ने गंभीर स्वर में कहा। गुरुजी, मैं आपके आदेशों का पालन भी नहीं कर सकता, जू चांगे ने कहा। एल्डरलिन उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि जुवानलिंग संप्रदाय के इन शिष्यों ने वास्तव में उनके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। एल्डरलिन, निंग लुओ स्पष्ट रूप से जासूस है और उसने अभी अभी हम पर हमला भी किया। संप्रदाय के प्रमुख होने के नाते आपने न केवल कुछ नहीं किया, बल्कि आप चाहते थे कि हम जूनियर सिस्टर ये पर हमला करें। क्या आप भी संप्रदाय के जासूस हैं? किन्हुआन ने एल्डरलिन को घूरते हुए सवाल किया। छोटे भाई किन्हुआन, बकवास मत करो, जू चांगे ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। किन्हुआन की बात सुनकर एल्डरलिन का चेहरा बदल गया। एक संप्रदाय के शिष्य के रूप में तुम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। फिर एल्डरलिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली सांस हवा को चीरते हुए किन्हुआन की ओर बढ़ी। इस भयानक ऊर्जा को महसूस करने के बाद किन्हुआन का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एल्डरलिन उस पर हमला करेंगे। वाह! एक परछाई कौंधी और किन्हुआन के सामने आकर रुक गई। ये किंगटांग ने उस ऊर्जा को आसानी से नष्ट कर दिया। एल्डरलिन, क्या ऐसा हो सकता है कि आप भेद खुलने से डरते हो और उसे चुप कराना चाहते हो? ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, छोटी बच्ची, मैंने तुम्हें उस समय बहुत कम आंका था, एल्डरलिन ने व्यंग्य किया। हाँ, मैं आज निंग लुओ की रक्षा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं संप्रदाय की जासूस नहीं हूँ। इसके बाद एल्डरलिन ने अपने बगल में बैठे निंग लुओ की ओर देखते हुए कहा, निंग लुओ, मैं जानता हूँ कि तुम यूनक्सियाओ संप्रदाय के शिष्य हो,
लेकिन हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। जुवानलिंग संप्रदाय में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारा क्या विचार है? अगर गुरुजी इतने सिद्धांतवादी हैं तो ये स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम होगा। निंग लुओ मुस्कुराई और आगे बोली, गुरुजी को पता होना चाहिए कि जुवानलिंग संप्रदाय को अब कुछ ऐसा पता चल गया है जो उन्हें नहीं पता होना चाहिए था, और निश्चित रूप से उन्हें भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। कोई भी नहीं बचेगा। आपने अभी कहा कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। चूंकि आपने आज मेरी मदद की है, इसलिए मैं आपकी जान बचाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। निंग लुओ, ये सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, तुम्हारे छोटे भाई लिन फैंग की जिंदगी का भी सवाल है। एल्डर लिन ने अपने पोते लिन फैंग की ओर देखा। हाँ, निंग लुओ की आंखें ठंडी थीं, हालांकि उनके चेहरे पर एक अवर्णनीय मुस्कान थी। निश्चिंत रहें गुरुजी, मैं और छोटे भाई लिन फैंग भी बहुत करीबी हैं। मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ और स्वाभाविक रूप से मैं उनकी जान की रक्षा करूंगा। अच्छा, निंग लुओ, तुम्हें संवारने में मैंने जो साल बिताए वो व्यर्थ नहीं गए। निंग लुओ का वादा मिलने के बाद एल्डरलिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब फू लिंगटियन ने स्वीकार किया कि वो यूनक्सियाओ संप्रदाय का शिष्य है और यूनक्सियाओ संप्रदाय का रहस्य उजागर किया, तो एल्डरलिन को लगा कि हालात अच्छे नहीं हैं। यूनक्सियाओ संप्रदाय के तौर तरीकों को देखते हुए यह निश्चित रूप से जुवानलिंग संप्रदाय का सफाया कर देगा। अगर निंग लुओ की आज यही मृत्यु हो जाती तो यूनक्सियाओ संप्रदाय को इसकी खबर जल्द ही मिल जाती। उस दिन फू लिंगटियन के सच बोलने के बाद से जुवानलिंग संप्रदाय का विनाश निश्चित था। एल्डरलिन पहले तो पूरी तरह से हताश हो चुके थे, लेकिन तभी निंग लू ने चुपके से न्याय कक्ष में घुसकर फू लिंगटियन और जुवानलिंग संप्रदाय के लोगों को मार डाला। ये जानकर उनके मन में एक छोटी सी आशा जागृत हुई। निंग लुओ के कार्यों का अर्थ यह स्वीकार करना था कि वो यूनक्सियाओ संप्रदाय का वो शिष्य था जो शुवानलिंग संप्रदाय में छिपा हुआ था। हालांकि निंग लुओ एल्डरलिन का प्रिय शिष्य भी था। अगर आज निंग लुओ को बचाया जा सके तो शायद निंग लुओ यूनक्सियाओ संप्रदाय से एल्डरलिन और लिन फैंग को उनके गुरु शिष्य संबंधों के कारण माफ करने का अनुरोध करेगा। एल्डरलिन, क्या आपको लगता है कि आज निंग लुओ को बचाने के बाद आप जीवित रह पाएंगे? जाहिर है, ये किंगटांग एल्डरलिन की सारी चालों को समझ गई थी। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एल्डरलिन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। ये किंगटांग, तुमने मुझे सचमुच चौंका दिया। तुमने लाल आत्मा की जड़ के रूप में पैरागन स्किल को समझ लिया और इतने कम समय में मार्शल जी के द्वितीय स्तर के तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गए। ये दुख की बात है कि निंग लुओ के साथ युद्ध के बाद तुम्हारी लगभग सारी आदिम ची समाप्त हो गई है। अब मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। एल्डरलिन लंबे समय से छिपे हुए थे और उन्होंने ये किंगटांग और निंग लुओ के बीच हुई पूरी लड़ाई देखी थी, इसलिए उन्हें यकीन था कि ये किंगटांग की मूल ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी और वो उनकी प्रतिद्वंदी नहीं थी। किन हुआन, जू चांगे और बाकी लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। पहले उन्हें निंग लुओ और फू लिंगटियन की पहचान के बारे में पता नहीं था, जब तक कि उन्हें एल्डरलिन से यह पता नहीं चला कि वे वास्तव में यूनक्सियाओ संप्रदाय से थे। पॉप फ्यूचर एड्स उस क्षण ये किंगटांग ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। जैसा कि एल्डरलिन ने कहा, उसने अभी अभी अल्टीमेट ओरिजिन स्किल के कारण बहुत अधिक आदिम ऊर्जा का उपयोग कर लिया था। एल्डरलिन के साथ इतनी बकवास करना उसके लिए अपनी आदिम ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के अवसर के रूप में इसका उपयोग करना मात्र था। ये किंगटांग, मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का मौका कैसे दे सकता हूँ? फिर एल्डरलिन गुस्से में चिल्लाए और ये किंगटांग की ओर हथेली से वार किया। स्थिति को देखकर जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य चौंक गए। वे पहले तो इसे रोकना चाहते थे, लेकिन एल्डरलिन बहुत तेज थे और वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। सावधान जूनियर सिस्टर, ये जू चांगे चिल्लाया। जू चांगे के याद दिलाने के बिना ही ये किंगटांग कुछ मीटर दूर हट चुकी थी। खटाक, एल्डरलिन के हाथ में एक लंबी छुरी प्रकट हुई। बुजुर्ग लिन ने चाकू लहराते हुए ये किंगटांग का तेजी से पीछा किया। चाकू की आभा पूरे परिवेश में प्रभावशाली ढंग से फैल गई। क्योंकि ये किंगटांग के शरीर में पर्याप्त आदिम ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उसने पूरी ताकत से जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं की और केवल पीछे हटते हुए ही लड़ सकती थी। अनजाने में ही डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड ने एल्डरलिन के 10 से अधिक हमलों को रोक दिया था और इसके बाद ये किंगटांग नुकसान में आ गई थी। ये किंगटांग, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, एल्डरलिन ने व्यंग्य किया। मैंने निंग लुओ को कहते सुना है कि यूनक्सियाओ संप्रदाय की पवित्र महिला ये यू तुमसे कुछ शत्रुता रखती हैं,
तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए कि मैं लिन फेंग और अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा सिर कुर्बान कर रहा हूँ। बुजुर्ग अज्ञानी। ये किंगटांग की आंखों में एक चमक आई और उसने पलक झपकते ही राक्षसी रक्त तलवार नीचे की ओर चला दी। क्लैंग। जैसे ही चाकू और तलवार टकराए, चिंगारियां निकलीं और हवा का एक निराकार विस्फोट जमीन को इस तरह से चीर गया मानो वो कोई भौतिक वस्तु हो। 100 चालों के बाद ये किंगटांग की आदिम ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, जबकि युद्ध आगे बढ़ने के साथ साथ एल्डरलिन का साहस बढ़ता गया। यदि ये किंगटांग के पास पर्याप्त आदिम ऊर्जा होती तो एल्डरलिन को मारना बेहद आसान होता, फिर भी असहाय होकर। हाँ, ये किंगटांग, तुम चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आज तुम्हें मेरे हाथों ही मरना होगा। एल्डरलिन ने मौके का फायदा उठाते हुए चाकू की शक्ति का इस्तेमाल करके ये किंगटांग को झकझोर दिया। ये किंगटांग चुप रही क्योंकि उसने तेजी से अपनी मूल ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया था। मृत्यु निकट ही है, फिर भी तुम अपनी मूल शक्ति को पुनः प्राप्त करके मुझसे दोबारा लड़ना चाहते हो। एल्डरलिन बड़े बड़े कदमों से ये किंगटांग की ओर बढ़े और उनके हाथ में मौजूद लंबी छुरी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। नहीं। स्थिति को भांपते हुए जू चांगे आगे बढ़ना चाहता था। बड़े भाई जू, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाना ही बेहतर है। लिन फैंग ने जू चांगे के सामने आकर कहा, भाग जाओ। जू चांगे ने पलक झपकते ही लिन फैंग को जमीन पर धकेल दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। किन्हुआन तेजी से आगे बढ़ा और लिन फैंग के चेहरे पर लात मारी।